अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 35 स्टार्ट हो गया जी कैफ 1 का। ये रिज़ल्ट से पहले आखिरी लेक्चर है। 115 के आसपास मैंने पहले दिन बताया था लेक्चर्स होते हैं, तो तकरीबन हमारा कुछ 25-30% तो सफ़र तय हो ही चुका है। कितने परसेंट बनता है ज़रा देखो। 115 का 35, 115 देखो, 115 से 117 भी हो सकते हैं, 113-14 तो नहीं होते खैर, लेकिन चलो प्लस माइनस 2-3 लेक्चर तो होते ही। 30%, वाह बड़ा एग्जैक्ट काम हुआ है। ठीक है जी, 30% ही टाइम रह गया है, हो गया है, और 30% ही सिलेबस आपका हो गया। चले शुक्र है। हमने जी कल इम्पेयरमेंट ऑफ एसिड्स के इंडिकेटर्स पढ़े थे। कुछ इंडिकेटर्स जो हैं वो इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो जो हमारे बस में नहीं, एसिड की वैल्यू डिक्लाइन कर गई हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, जो कि बेटा प्लीज़ पैसेज ऑफ टाइम या नॉर्मल यूज़ के अलावा हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा लॉस होगी, वैल्यू कम हो गई, या टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लॉज चेंज हो गए, रेगुलेशंस चेंज हो गई, इकोनॉमिक फैक्टर्स में कोई चेंज आ गई, हमारे बस में नहीं है। या बेटा चुप कर जाओ ना प्लीज़। या इंक्रीज़ हो गया मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से, आपको मैंने अर्ज़ किया था, प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है। इंक्रीज़ होने से, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होने से, बड़ी आसान सी एग्जांपल कोई भी डेटा लेकर आप कर सकते हैं। ठीक है, कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो आपका वैल्यू इन यूज़ कम होगा, और वैल्यू इन यूज़ का कम होना रिकवरेबल अमाउंट को कम कर दे, इसका खतरा होता है। और इतना कम ना कर दे कहीं एसिड से ही कम हो जाए, बुक वैल्यू से कम हो जाए, तो इसलिए इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से एसिड को गुजार लेना चाहिए। अच्छा, उसके बाद ये मैंने कहा था अभी कल, ये कल आज आ गई है। ठीक है, इंटरनल सोर्सेज हैं जी। इंटरनल सोर्सेज में आपका एसिड फिजिकली डैमेज हो जाए, फिजिकल डैमेज ऑब्सोलेसेंस आ जाए, एडवर्स चेंजेस हों, जिसमें मिसाल के तौर पे एसिड फारिग पड़ा रहा, या आप प्लान कर रहे हैं डिसकंटिन्यू या रीस्ट्रक्चर करने का। अब ये सारी चीज़ें ना आपके बस में होती हैं, आप खुद ही ये फैसला कर रहे हैं। एडवर्स चेंजेस हैं जिस किस वजह से हो रही हैं। ठीक है, अब आप एसिड को डिस्पोज करने का सोच रहे हैं, या उसकी यूज़फुल लाइफ को रीअसेस कर रहे हैं। ठीक है, एसिड की एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस, एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो वर्स देन एक्सपेक्टेड है। अब एक्सपेक्टेशन आपने लगाई होती है कि ये इतना फ़ायदा देगा, ऐसे परफॉर्म करेगा, तो आपके अंदाजे की ही गलती एक तरह से है। तो बहरहाल कुछ सोर्सेज जो है मिलते जुलते ही हैं, मिलते जुलते ही हैं। आपने थोड़ा सा इनको बस ऐसे ही मेमोराइज रखना है। ठीक है, बस 3 याद रख लें। तीन याद रख लें, बाकी जो है वो आपको जो नज़र आया करेंगे सवाल के अंदर वो एक्सटर्नल नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट लिखा हुआ था, कंपनीज नेट एसेट्स हैव हायर वैल्यू देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको ज़रा समझने के लिए पहले एक एग्जांपल देखें। मिसाल के तौर पे मैं आपकी एक बैलेंस शीट बनाता हूँ। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर आपको पता है नॉन करंट एसेट्स होंगे, करंट एसेट्स होंगे, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ होंगी, करंट लाइबिलिटीज़ होंगी। तो मैं ऐसे ही अज्यूम करता हूँ डेटा थोड़ा सा। मिसाल के तौर पे हमारे नॉन करंट एसेट्स मिला जुला कर 100 रुपये के आ रहे हैं। हमारे करंट एसेट्स मिला जुला के लेट से 50 रुपये के करंट एसेट्स आ रहे हैं। तो हमारी एसेट साइड का टोटल क्या बन गया, बोलो? 150। ऐसे ही इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आ जाएगी। बैलेंस शीट की 2 साइड्स होती हैं ना, पता है ना इतना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन कह लो या। ठीक है, तो 150 इक्विटी, इक्विटी इन द शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स वगैरह, रीवैल्यूएशन, सरप्लस वगैरह सारा कुछ पड़ा होता है। लेट से ये 110 रुपये का ये वाला पोर्शन आ रहा है। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज़ होंगी, लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह, लॉन्ग टर्म लोन, कोई लीज़ का नॉन करंट पोर्शन वगैरह मिला जुला के। आपका तो लीज़ कोई नहीं आना, इसको कर लें आप 75। टोटल कितना हो गया? ज़्यादा हो गया, आई एम सॉरी। 15 कर लो, 15। अब कितना रह गया? 150 में से कितना रह गया? 20।
5, तो ये हमारा 25 रुपये के हमारे करंट एसेट्स आ रहे हैं। तो मिलाकर लाइबिलिटी साइड हमारी कितनी बन गई? 104। हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है जी, खुद जो बनाई अभी हैं जी, टैली होनी थी। हमारी बैलेंस शीट टैली है, ये हमारी बैलेंस शीट है। मैं सिर्फ आपको वो जो एक जुमला लिखा हुआ था कल, चूँकि थोड़ा सा टाइम मैंने कहा था ज़रा बचा लेते हैं, बात पूरी कर लेते हैं, तो ये मैंने बात दी थी कि एक जुमला लिखा हुआ है यहाँ, बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। अच्छा जी, अब ये हमारी बैलेंस शीट है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड आपके सामने है। तो अब वो कह ये रहा है। अच्छा, वैसे बाय द वे मुझे इतना बताएं कि ये जो 150 रुपये के एसेट्स हैं, करंट हो या नॉन करंट हो, ये 150 रुपये के जो एसेट हैं, कह सकते हैं कि अगर ये लायबिलिटीज़ पे ऑफ कर दें तो बाकी जो बचेगा वो ओनर्स का है। आपने बचपन में पढ़ा होगा ना, कैपिटल क्या है? पेएबल टूवर्ड्स ओनर। यानी कि जो भी बिज़नेस के पास पैसे पड़े, जो भी एसेट्स हैं, वो ओनर्स के हैं। लेकिन पहले आपको, यानी अगर कंपनी बंद हो जाए तो क्या करेंगे? ये सारे एसेट्स बेचेंगे, ये सारे एसेट्स बेच के लायबिलिटीज़ को उतारेंगे, जो बाकी बचेगा वो किसका? इसी को तो इक्विटी कहते हैं। यानी 150 रुपये के एसेट्स अगर आप बेच दें, सारे 150 के बिक जाएं, और 40 रुपये की लायबिलिटी आप लोगों की पे कर दें, तो बाकी क्या बचेगा? 110 किसका? ओनर्स का। 110 किसका? ठीक है, तो इसको कहते हैं नेट एसेट्स। ठीक है, नेट एसेट्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ के, और नेट एसेट्स को ही आप जो है वो इक्विटी भी कहते हैं। ठीक है, नेट एसेट्स इक्विटी, ये वैसे ज़रा मैंने बात कर दी। ठीक है जी, यानी कि आपने अगर नेट एसेट्स निकालने हैं तो आप क्या कर लें? सारे एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज़ को माइनस कर दें। यानी कि जी, अच्छा, ये आपके पीआरसी में आया था? क्या आया था? नेट एसेट का दूसरा नाम क्या है? अच्छा, वाह, चलो, तो इंटर में पढ़ा हुआ आपने, पहले बताया, मैं क्यों बता रहा हूँ। अच्छा जी, तो नेट एसेट्स मतलब इक्विटी, नेट एसेट मतलब एसेट्स लेस लायबिलिटीज़, मतलब आसान अल्फाज में। अच्छा, इक्विटी की ना डेफिनेशन स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी का चैप्टर आएगा, उसमें पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं ये पढ़ाऊँगा आपको। अभी तो वैसे बता रहा हूँ कि इक्विटी कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट इन एसेट्स। क्या कहते हैं जी? बचा खुचा इंटरेस्ट, मतलब एसेट्स को बेच, सारी लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर, जो बचेगा वो क्या है? इक्विटी। ठीक है, अच्छा, अब इसका मतलब ये 110 इक्विटी है, ऐसे ही है। अब IAS 36 कहता है कि आपने क्या करना है, आपके जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने इशू कर रखे हैं, उनको आप मार्केट प्राइस पर शेयर, जो आपके मार्केट की प्राइस है, मार्केट प्राइस जो पर शेयर, मार्केट प्राइस का पता है ना? मार्केट प्राइस जितने पर, वैसे तो ये आगे जाके हमने देखना ही है, शेयर्स इशू करना सीखेंगे, इशुएंस ऑफ शेयर्स, ठीक है, फिर वो शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, फिर ट्रेडिंग हो रही होती है, ये सारी चीज़ें चल ही रही होती हैं। लेकिन चलो अभी फ़िलहाल जितना पता है, पुराने का नॉलेज को सामने रखते हुए, जो आपको पता है कि नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट प्राइस पर शेयर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आएगी। मतलब मिसाल के तौर में कहता हूँ कि जी मैंने 20 मिलियन शेयर्स मेरे इशू में, 20 मिलियन शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं, और आज इस वक्त मार्केट के अंदर हमारे एक शेयर की प्राइस है 5 रुपये, 5 ही करो, 20 पंजे, इसको आप 12 कर दो और इसको आप कर दो, कितना बनता है जी? 96। ठीक है, अब ये जनाब ₹12 पर शेयर, ऐसे मैंने बदल दिया। हमने टोटल 8 मिलियन शेयर्स इशू कर रखे हैं लोगों को, ठीक है, और हमारा इस वक्त एक शेयर मार्केट के अंदर 12 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट प्राइस बोल रहा हूँ मैं, फेस वैल्यू तो होती है जो उसके ऊपर लिखा होता है, वो 10 ही होता है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर अगर 12 रुपये है तो एक वैल्यू निकलेगी, उस वैल्यू को कितनी वैल्यू बनती है? ये 96।
अब ये स्टैंडर्ड कह रहा है अगर ये मामला हो गया है, ठीक है। अब ज़रा पढ़ो इसको, ज़रा इसको पढ़ो, पहले पढ़ो क्या कहता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन कंप्यूटेड, यूजुअली कंप्यूटेड एज, कैसे कंप्यूट किया थी मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट वैल्यू पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अब वो कहता है द कंपनीज नेट एसेट्स हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये भी क्या है, इंडिकेट कर रहा है कि एसेट्स माइट बी, अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी निकली है हमारी एग्जांपल में 96, अगर आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 96 है और नेट एसेट्स 110 पे हैं, तो क्या लग रहा है आपके एसेट्स ओवर वैल्यूड है। मतलब हो सकता है एसेट इम्पेयर्ड है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, क्या हुआ पड़ा है नज़र आ रहा है, ठीक है। तो चेक कर लो वाला इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारो, क्योंकि इम्पेयरमेंट टेस्ट में ये नहीं कंपेयर करते हम। इम्पेयरमेंट टेस्ट जब लगाते हैं तो हम एसेट्स की बुक वैल्यू को उनकी रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो आपके हैं उनको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करें, तो जो वैल्यू आती है वो आपकी इक्विटी से अगर नेट एसेट्स या इक्विटी से कम हो, ये नेट एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा हो, तो भाई लग रहा है कि एसेट ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से पढ़ें ज़रा दोबारा। एक्सटर्नल सोर्सेज, नंबर 1 एसेट की वैल्यू में डिक्लाइन आ जाए एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा। नंबर 2 इकोनॉमिक फैक्टर्स, लॉज, रेगुलेशंस, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए। नंबर 3 शेयर्स की ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाए। नंबर 4 कंपनी के नेट एसेट्स जो हैं उनकी हायर कैरिंग वैल्यू आ रही हो मार्केट कैपिटलाइजेशन से। ये सारे के साथ, क्योंकि मार्केट रेट है ना, शेयर की प्राइस मार्केट डिटरमिन करती है, तो ये भी हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो अगर मार्केट प्राइस जो है वो कम हुई है, ठीक है, कुछ हमारी वजूहत, हमारे कसूर भी होते हैं, लेकिन बहरहाल मार्केट का भी बिहेवियर होता ही है, इकोनॉमिक कंडीशन भी होती है एक तरह से, तो बहरहाल मार्केट इन्वॉल्व है। तो अगर कंपनी के नेट एसेट्स की वैल्यू हायर है, हैव अ हायर कैरिंग वैल्यू देन इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो ये भी क्या कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है एसेट्स माइट बी। बात समझ आ गई अब, ठीक है। तो ये जुमला ज़रा समझाने के लिए थोड़ी सी एग्जांपल दिखानी पड़नी थी, तो ये मैंने आपको अब ज़रा समझा दिया, ठीक है। जी, तो एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हुए जी, ज़रा ऐसे करके बस अब याद रख लेना, थोड़ा सा समझाना था, बाकी रखने याद ही है। वैसे आपको कह दिया न्यूमेरिकली आपको इनसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको MCQs के अंदर ये टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही याद रखने, जैसे याद करने नहीं है, याद रखने, ठीक है। तो क्या है जी, मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ जाए, एसेट की फेयर वैल्यू में मार्केट वैल्यू में डिक्लाइन आ जाए वर्स देन एक्सपेक्टेड, फिर चेंज इन टेक्नोलॉजी कंडीशन लॉ वगैरह, मार्केट कंडीशन टेक्नोलॉजी लॉ वगैरह इसमें चेंज आ जाए, इंटरेस्ट रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कम हो एसेट की बुक वैल्यू से, नेट एसेट्स की बुक वैल्यू से। ये आ गया आपके एक्सटर्नल सोर्सेज। और इंटरनल सोर्सेज, आपका एसेट डैमेज हो गया, ये आपका एसेट क्या हो गया जी, डैमेज हो गया। नंबर 2 आपने प्लान कर लिया टू डिसकंटिन्यू या रीस्ट्रक्चर ऑपरेशन जिसके साथ एसेट बिलोंग करता है। मतलब आप पहले दही बना रहे थे, अब शायद वो उस दही बनाने वाले प्लांट की कोई ख़ास फेयर वैल्यू नहीं थी, कोई मार्केट में बिकता नहीं है रूटीन के अंदर। तो ऐसे आपने बाज़ार देखो, गाड़ियाँ ऐसे बाज़ार में बिक रही होती हैं, खड़ी होती हैं, बाज़ार लगा होता है गाड़ियों का, लेकिन कहीं पे दही बनाने वाले प्लांट्स का बाज़ार नहीं लगा होता। पर आपका फिर भी एसेट और इम्पेयर नहीं है, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि आप अगले 20 साल तक इसी प्लांट से दही बना के बेचेंगे। लेकिन अगर आपने प्लान कर लिया कि डिसकंटिन्यू कर देंगे इस दही वाले सेगमेंट को ही, तो फिर जिससे ये दही वाला प्लांट रिलेट कर रहा था, तो ये भी क्या है, फिर ये इंडिकेशन है कि आपको हो सकता है एसेट इम्पेयर हो गया और वैल्यू इन यूज़ तो कम हो जानी है ना, चेक कर लो, ठीक है। लेकिन अब किसी का कसूर नहीं, आपका फैसला है कि आप रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, तो इसलिए इंटरनल, ठीक है। तो प्लान टू डिसकंटिन्यू रीस्ट्रक्चर या प्लान टू डिस्पोज ऑफ एसेट, अब ऑपरेशन चल रहा है लेकिन वो एसेट बेचने का सोच लिया आपने, इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजार लो उसको, ठीक है, क्योंकि आप रीअसेस कर रहे हैं यूजफुल लाइफ, ठीक है। पहले फिनिट थी, अब पहले इनडेफिनिट थी, अब फिनिट हो गई है, पता नहीं लग रहा था, अब चेक कर लो, जब लाइफ फिनिट हो गई है तो देख लो कितने लाइफ है, कितने कैश फ्लो आने, वही वैल्यू इन यूज़ की लड़ाई है यहाँ पे, ठीक है। और चौथा और आखिरी क्या लिखा हुआ है स्टैंडर्ड ने, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो है वो वर्स देन एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेशन से जो है वो बुरी होगी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेट की, ठीक है। चले अब ये ऐसे ही बस याद रखने हैं थोड़े बहुत,
जैसे आपके सामने आ गए। और आप MCQs पढ़ोगे, आई कैप वाले MCQs पढ़ोगे, आपको खुद समझ आ रही होगी बड़े आराम से। जैसे शुरू करते हैं यहाँ से, सबसे ज़्यादा यही टेस्ट हुआ हुआ है ना, इंडिकेटर्स। चलो खैर आ जाओ। अच्छा, अब ये जो न्यूमेरिकल वाले आ रहे हैं, करें? हो गया था, सारे ही हो गए थे, पक्की बात है। किसी में मसला आया हो? 25 में मसला है। अच्छा चलो 1 बाय 1 देखते जाते हैं, फिर मैं नहीं करवा रहा, इसको मैं टिक कर रहा हूँ। फिर 45 ओके है? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया 45? हर एक MCQ बताना पड़ेगा, कोई मसला तो नहीं आया? ये बाकी फिर कर लें, इसका मतलब है। मैं ये पढ़ा, जो तो न्यूमेरिकल है ना, वो मैं आपसे पूछता जाऊंगा, मसला ना हुआ तो मैं नहीं करवाऊंगा, लेकिन जो थ्योरेटिकल है वो मैं करवा के ही जाऊंगा, चाहे आपको मसला आया चाहे नहीं आया, ठीक है। 44 पढ़ते हैं, 45 से जा रहा हूँ आगे। अब देख लो, तकरीबन 70% बच्चों ने हाथ खड़ा किया, मसला नहीं है। तो जिन्होंने नहीं किया हुआ, ये ना हो उनको आखिरी महीने में बैठकर जब रिवीजन शुरू करें और ये MCQ मैंने रिवीजन प्लान में डाला उस वक्त करते हुए मसला आ जाए, इसलिए अभी करके देख लें, फिर इंतज़ामिया जिम्मेदार ना होगी, ठीक है। नहीं, 84 पे आए। विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IS 36? ठीक है जी। द इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स आर, इफ इम्पेयरमेंट इंडिकेटर्स आर प्रेजेंट, एंटी शेल एस्टिमेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द एसेट। सही कह रहे क्या? मतलब इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर आए तो रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करो, फिर उसको कंपेयर करो बुक वैल्यू से और चेक करो एसेट इम्पेयर तो नहीं हो गया। यही तो इम्पेयरमेंट टेस्ट है, बिल्कुल सही है। वाइल कंप्यूटिंग इम्पेयरमेंट लॉस, एसेट्स कैरिंग वैल्यू इज कंपेयर्ड विद लोअर ऑफ इट्स फेयर। भाई यार क्या करते हो यार, इतने दूर से नजर आ रहा है कि ये गलत है। ऐसे कैसे ऐसे ऐसे ऑप्शन देता है कि अब दूर से पता लग जाता है गलत है, पढ़ा हुआ हो जिसने पढ़ा हुआ हो, ठीक है। इफ रिकवरेबल अमाउंट लोअर देन कैरिंग वैल्यू, इम्पेयरमेंट लॉस इज ऑलवेज चार्ज टू P&L। अच्छा, वैसे तो यहाँ पर लिख देता ना कि अंडर कॉस्ट मॉडल, तो मैं मान लेता। अंडर कॉस्ट मॉडल होता तो अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से, बुक वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस है ना, और बोलो तो कॉस्ट मॉडल हो तो इम्पेयरमेंट लॉस कहाँ जाता है? तो P&L में। लेकिन एक मसला तो है, अगर मॉडल रीवैल्यूएशन वाला हो तो क्या फिर भी इम्पेयरमेंट लॉस आके P&L में ही जाएगा? वो तो इम्पेयरमेंट, वो तो रीवैल्यूएशन लॉस की तरह से पहले देखा वो सरप्लस तो नहीं पड़ा। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल है तो एसेट का सरप्लस पड़ा हो सकता है ना, पड़ा होगा तो उसको खाएगा और फिर P&L में जाएगा। इसलिए ये ऑलवेज वाला काम जो है ना, ये गलत है, ठीक है। इस वजह से हम इसको सही नहीं कह सकते। हाँ, ये कह देता कभी कभी ऐसा होता है, या कॉस्ट मॉडल में ऐसा होता है, फिर तो बात मानने वाली थी, ठीक है। आखिरी, अब सर दोस्त ने कहे थे तो फिर A और D ही होगा, पढ़ तो लो, खैर है कोई बात नहीं। एन इम्पेयरमेंट लॉस ओनली अराइजेज इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज वेल एज वैल्यू इन यूज आर लोअर देन कैरिंग अमाउंट। सही कह रहा है, बिल्कुल सही है। तो A और D। पहले सोल्यूशन देखते हैं फिर टिक करते हैं, हाथ खड़ा करें। बच्चे आज कम हैं यार, मुझे लगता है बच्चे ना छुट्टियों के साथ छुट्टियां मिला गए। एक मंडे की छुट्टी दी, अब देखो सैटरडे मिला लिया। अभी बच्चे कहते ट्यूसडे भी दे दें तो जुमे को भी ना आते, लॉन्ग। अच्छा, रिजल्ट बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना, रिजल्ट किसी का, टेंशन किसी को, खुशी किसी को नहीं। थोड़े से बच्चे हैं इस क्लास में जिनका रिजल्ट है, लेकिन वैसे एक जम्मे का 70-80% बच्चे, किस किस का रिजल्ट है मंडे को, किस का रिजल्ट? अब ये मेरे ख्याल में तो मैं 70-80% भी गलत ही कह रहा था। अच्छा, फिर शायद वही चले गए जिनका रिजल्ट था। अच्छा चले, तो वही 70-80% बच्चों का तो रिजल्ट ही कोई नहीं है, ऐसे ही बस वही बेगानी शादी में। जी अब्दुल्ला कौन है? पहले बताओ शादी किसकी है? सर पहले शादी था दोस्तों। अच्छा जी, 43 के बारे में बताएं, हो गया था? ओके कर रहा हूँ मैं। 42 मैं करवा के ओके करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट? एक भी सही हो सकती है, दो भी हो सकती हैं। इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एसेट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एंड वैल्यू इन यूज। नहीं, मिसाल के तौर पे बेटा, अगर बुक वैल्यू है 150, मिसाल के तौर पे मैं रिकवरेबल अमाउंट निकालने चला था, ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल जब निकाली तो वो आ रही है 155। तो वैल्यू इन यूज निकाल के करना ही क्या है, वो जितनी मर्जी हो, अल्टीमेटली एसिड से तो ये, अगर वो कम भी होगी तो एसिड से तो हायर लेकर हमने इसको ऊपर ही कर लेना है। इसका मतलब है दोनों में से अगर कोई एक भी हायर निकल आया है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही अगर आपकी
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल अगर आपकी 150 आ गया। अब देखो वैल्यू इन यूज़, अगर आपकी वैल्यू इन यूज़ अगर 120 भी है तब भी रिकवरेबल अमाउंट क्या बननी है, हायर ना। तो इसका मतलब आपको 155 को देखते हुए कहना पड़ेगा नहीं कोई इम्पेयरमेंट लॉस नहीं, ठीक है। मतलब नॉर्मली पहले फेयर वैल्यू कॉस्ट सेल निकलती ना, इसलिए मैंने वो लिख दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर आपको वैल्यू इन यूज़ गिवन है तो फिर फेयर वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, लेकिन वैल्यू इन यूज़ तो लंबा चौड़ा काम है, ठीक है, सही है ना। तो हाँ, अगर ये मिसाल के तौर पे आप कहते हो नहीं जी, अगर मिसाल के तौर पे ये 165 हो जाए, भाई 165 हो जाएगा तो हायर 165 बन जाएगा, इधर तो फिर भी कुछ नहीं होना। बेसिकली तो ये है कि बुक वैल्यू को कंपेयर करना है हमने रिकवरेबल अमाउंट से, ठीक है। तो यहाँ पर रिकवरेबल अमाउंट, यहाँ पर बुक वैल्यू ही रहेगी अगर दोनों में से कोई एक बुक वैल्यू से ऊपर चला गया, ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब फिर दोनों ज़रूरी नहीं है, कोई एक भी निकल आए और वो हायर हो तो काम चलेगा। तो इट इज़ ऑलवेज नहीं, ठीक है, इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू डिटरमिन बोथ एसेट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल एंड वैल्यू इन यूज़। नहीं, कोई एक भी निकल आए और हायर हो, दूसरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं, इसलिए ये तो करेक्ट नहीं है। समझ आई ये बात, ये करेक्ट नहीं है। एन एंटी शेल एस्टीमेट रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट एट ईच। यार क्या मतलब, हर साल रिकवरेबल अमाउंट एस्टीमेट करें? शेल लाजमी है हर साल रिकवरेबल अमाउंट हम करें? ये तो दोनों ही गलत हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है भाई ऑप्शंस में, नन इज करेक्ट। को मसला 41 ये अच्छा है ना, ज़रा MCQs जो न्यूमेरिकल टाइप होंगे वो आप खुद कर लेते हैं, उनमें कोई मसला होगा तो मैं कराऊंगा इंशाल्लाह जी। 41 विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर इंटरनल सोर्सेज ऑफ असेसिंग। तो इंटरनल जहन के अंदर आ रहे हैं, फिजिकल डैमेज था, ऑब्सोलेसेंस थी, प्लान टू रिस्ट्रक्चर डिसकंटिन्यू था, प्लान टू डिस्पोज एसेट बिफोर एक्सपेक्टेड डेट, जो लाइव आपने कर ली थी रिवाइज, और आखिरी क्या था, एसेट की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से वर्स है, ठीक है। अच्छा इंटरनल तो हो गए, एक्सटर्नल कौन से थे मैं भूल गया, एक्सटर्नल कौन से थे? एक्सटर्नल कौन से? एसेट की फेयर वैल्यू में डिक्लाइन आ जाना एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, मार्केट का कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस होगी, लॉ हो गया, इसमें कोई चेंज आ जाए, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाए, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, और वो मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला, वो जो एग्जांपल समझाया था दिमाग में एग्जांपल घूमेगी कि मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो वो वैल्यू जो है वो नेट एसेट से कम हो जाए तो भी, तो ये क्या है, इंडिकेशन एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब उसने इंटरनल पूछे, कौन से दो इंटरनल है? एक्सपेक्टेड डिक्लाइन इन एसेट्स मार्केट वैल्यू, नहीं, मार्केट वैल्यू तो मार्केट डिटरमिन करती है, तो ये तो इंटरनल नहीं है, एक्सटर्नल है ये। इंक्रीज इन इंटरेस्ट, यार आई कैप कमाल करते हो तुम, ऐसे आसान MCQs हैं। अब अगले दो ही हैं, उसने दो कहे थे तो है ना, उसने दो कहे थे तो बस अगले दो ही हैं, फिर भी पढ़ लो भाई। एविडेंस दैट एसेट इज डैमेज्ड, एविडेंस दैट एंटिटीज परफॉर्मेंस इज वर्स देन जी। 40 हो गया, मैंने कोई नहीं करना ये जब तक आपने कहना नहीं। कितने बच्चों ने 40 अटैम्प्ट किया है? हो गया, इतना आसान है वो तो पहले लेक्चर में ही हो जाने थे ये सारे MCQ। यानी MCQ इसलिए होमवर्क में नहीं दे रहा था कि मैंने वो इंडिकेशन एंड पे पढ़ाई हैं, और ज़्यादा आई कौन से रहे हैं, यही इंडिकेटर्स दिए हैं। थ्योरेटिकल बड़े आसान, लेकिन आते बहुत हैं MCQ, इसके देख लें। अब 21 के अंदर ये 2 MCQs आए, स्प्रिंग 22 में ये 2 MCQs आए हैं, ऑटम 23 में, यानी 2 से 3 2 3 2 3 इस तरह से MCQs इसमें से आते हैं। न्यूमेरिकल वाला जो होगा वो 2 नंबर का अक्सर होता है, तो 2 से 3 नंबर के इसके MCQs आ रहे हैं 10 में से, थोड़े तो नहीं है, इंपॉर्टेंट है। 39 Which of the following would be an external indicator that asset of an entity may be impaired? Increase in central bank discount rate, increase in rate, increase से वैल्यू इन यूज कम होती है, तो ये एक इंटरनल इंडिकेटर, एक्सटर्नल इंडिकेटर है। डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एसेट, नहीं। फिजिकल ऑब्सोलेसेंस, नहीं। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग प्लान, नहीं। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही है, एक हो पर नेक हो, एक्सटर्नल सिर्फ एक ही निकला। फ्यूचर रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान आपका है ना भाई, आपने सोचा है कि हम दही बनाना बंद कर देंगे, ठीक है, और सही है ना जी। पुराना हो जाना, आउट ऑफ डेट हो जाना, आउटडेटेड हो जाना, तो ज़रा मेरे ख्याल में हमें ध्यान से चीज़ लेनी चाहिए, ऐसे चीज़ लेनी चाहिए जो 2 4 6 महीने, साल 2 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो जाए,
है तो गलत फैसला है ना, आप इतनी महंगी चीज़ खरीद ली जो 2 साल बाद वैसे ही ऑब्सोलीट होने की तरफ, आपके अपने अंदाज़ों की गलती होती है। बहरहाल याद रखें, 4 एक्सटर्नल 4 याद कर लिए ना, दूसरे इंटरनल ही, ठीक है। 38, व्हेन एन इम्पेयरमेंट रिव्यू इज कैरिड आउट एंड इम्पेयर एसेट इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, नहीं। वैल्यू इन यूज, नहीं। कॉस्ट, नहीं। मतलब हो सकता है उसकी रिकवरेबल अमाउंट यही निकली हो, हायर ये निकला हो सकता है हायर ये निकला हो, बट रिकवरेबल अमाउंट निकाल लेते हैं पहले। अब अगर वो रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो हम एसेट को उठाकर रिकवरेबल अमाउंट पे ले आते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर इम्पेयरमेंट लॉस है तो एसेट अपनी रिकवरेबल अमाउंट पे आएगा, वो ब्रैकेट में जो लिखता था, ठीक है। जब किसने मशवरा दिया था, भाई ने मशवरा दिया था कि रिकवरेबल अमाउंट ही लिख लें रिवाइज बुक वैल्यू की जगह पे, कितना अच्छा था, उन्होंने MCQ 1 करवा दिया था उन्होंने। तो मैंने फिर भी ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा था, रिवाइज बुक वैल्यू। जी आपने कहा था, ओके जज़ाकल्लाह, हम आपके तहे दिल से मशकूर हैं। अगर हम मशकूर हैं तो फिर उमैर कौन है, अगर आप मशकूर हैं कह रहे होगे। जी चलें आगे, शोएं 37 करवा दूं ना करें, चलो अब 1-2 बातें आ गई, आवाज़ें आ गई हैं तो कर लेते हैं, 1 मिनट लगना, ज़्यादा नहीं, क्योंकि MCQ है, कौन सी प्रॉपर वर्किंग शो करनी है। बहरहाल मैं फिर भी कर देता हूँ। अ प्लांट हैज़ कैरिंग अमाउंट ऑफ 1500 ऑन 31 दिसंबर, तो बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 15 पे कितनी जी, 1500। इट्स फेयर वैल्यू ऑफ 9 लाख एंड कॉस्ट ऑफ सेल इज़ 50,000। अ न्यू प्लांट वुड कॉस्ट इतने, नहीं इसको तो छोड़ें, इसको तो छोड़ें, इसको क्यों हम लें, न्यू प्लांट की तो बात ही नहीं करनी। कैश फ्लोज फ्रॉम प्लांट फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर आर एस्टिमेटेड एट 3,50,000 पर साल, एप्लीकेबल डिस्काउंट, इसमें तो कोई मसला नहीं। चलो खैर, अब क्या हो सकता है, अब मैंने एक लाइन छोड़कर यहाँ पर नहीं, अब हैं, अच्छा कर लेते हैं हम, 31, 12, 19 पे ही खड़े हैं। अच्छा यहाँ पे, सॉरी सर, आई एम सॉरी जी। तो आप वर्किंग कर लेते हैं जी। वर्किंग में हमने क्या करना है जी, रिकवरेबल अमाउंट निकालनी है, जो कि होगी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है, उसने कहा जी 15 नहीं 900 माइनस 50, तो आ गया 850। और वैल्यू इन यूज़ अब 350 पर एनम है और नेक्स्ट 4 ईयर्स हैं। लो जी, एनुटी का फार्मूला लगा के टाइम बच सकता था, शुक्र एनुटी का फार्मूला सिखाया हुआ था, है जी। तो यहाँ पे आप आए, आपने कहा जी 350 का 1 कराया है, और इसको आप मल्टीप्लाई करें 1 माइनस 1 पॉइंट, डिस्काउंट रेट कितना है 1.1, कितने कराए हैं 4 है ना, -4 डिवाइडेड बाय 0.1, आंसर इज 1100। अच्छा देखो, ये आपने कैलकुलेटर पे करते जाना है, आपने कैलकुलेटर पे देखा, बल्कि दिमाग में ही देख लिया 850, दिमाग में 850 रख के आपने एनवीटी का फॉर्मूला कैलकुलेटर पे लगाया। MCQ है, कोई वर्किंग शो नहीं करनी, वर्किंग का कोई नंबर नहीं मिलना, आधी वर्किंग सही। यहाँ पे वो चक्कर नहीं है आपने ये सही लिखा और यहाँ पे गलत कर दिया तो आपको आधा नंबर मिलेगा आधा नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो चक्कर नहीं है। MCQ के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, बगैर ऐसे अकड़ बकड़ करके भी कर दें, वर्किंग साथ की हुई हो उसमें कुछ और हो और MCQ सही हो तो MCQ के नंबर मिलेंगे, वर्किंग को कोई नहीं देखेगा फिर। ये अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो माजरत के साथ, इसलिए जहाँ तक हो सके ज़बानी करें, पर मैंने फिर भी ओपन, कोई बात नहीं, एक नंबर के लिए तकरीबन 1.25 मिनट होते हैं, तो इतनी वर्किंग करने के अंदर 1 मिनट ही लगेगा, कर लेने में हर्ज नहीं है, ठीक है। आप छोटी MCQ, जहाँ MCQ उसकी हेडिंग देंगे तो यहाँ पर यही लिख रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर MCQ नंबर 1 ऑप्शन A, MCQ 2, तो वो तो एक सफ़े के ऊपर MCQs ही आने हैं, तो वो तो 4-5 लाइनों में आ जाएंगे। आगे वर्किंग की हेडिंग दें, वर्किंग्स करें, गंद मारें, कोई मसला नहीं, सही है ना। तो खैर 1109 क्या आ गया। अच्छा अब मैं कह रहा था आपने 850 दिमाग में रखा हुआ था, आपने एनवीटी लगाया तो 1109 आ गया, आपने कहा ये रिकवरेबल अमाउंट होगी, आपने देखा ऊपर बुक वैल्यू उससे कम है ये रिकवरेबल अमाउंट, तो फिर माइनस करके NRV पर देखते हैं मांगा क्या हुआ। 12 अभी तो मैं क्या करूं, अभी तो मैं रिकवरेबल अमाउंट लिख रहा हूं, आपको सारा कुछ ही बता रहा हूं। अल्लाह जी, दिमाग आपका सारा जो दिमाग है ना, वो इस वक्त मैंने खोला हुआ है वन नोट के ऊपर, एडा मैं मिस्त्री ना ताड़े दिमाग नाल, ठीक है। तो 1109 पर ले आओ और इम्पेयरमेंट लॉस 391 का इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। वो भाई ने हमें बताया कि यहाँ पे क्या लिख लें, रिकवरेबल अमाउंट, और हमने कहा हाँ हम अपना वाला भी नहीं भूलेंगे, रिवाइज्ड बुक वैल्यू।
ठीक है, सही है। चलो अब उसने क्या मांगा था, हो सकता है 31 दिसंबर 19 पर वो कहे कि मुझे एसिड की बुक वैल्यू बता दो, तो वो 1109 हो गई है। लेकिन उसने पूछा है व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन प्लांट टू बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन 31 दिसंबर, तो 3 लाख। अच्छा, अप्रॉक्सीमेट क्यों बोल रहा है वो? एक मिनट, अप्रॉक्सीमेट क्यों बोला है, पहले मेरे सवाल का जवाब नहीं। एक मिनट, अप्रॉक्सीमेट इसलिए बोल रहा है, अप्रॉक्सीमेट इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे अंदाजे इन्वॉल्व होते हैं। इंटरेस्ट रेट भी अंदाज़ा ही होता है फ्यूचर के लिए, मतलब बढ़ सकता है, कम हो सकता है। कैश फ्लोज अंदाजे से होते हैं, तो अंदाजे वाली फिगर ही होती है ये, ठीक है। डेप्रिसिएशन जैसे एक अंदाज़ा ही है। हाँ जी, आप बोलें बेटा, क्या कह रहे हैं आप? नहीं, थाउजेंड्स में है ना, मैंने थाउजेंड में कर दिया है। आप ना इसको ऐसे कर लें। नहीं, अप्रॉक्सीमेट नहीं हो रहा, सही कह रहे हैं ना। अब करो जी, शुरू हो जाओ जी। ये 8,50,000, इसका टोटल बताएं सही। नहीं, 09 11 452, चलो नहीं, हायर क्या है कि आपने कैलकुलेटर पे ये कर लिया है ना। अच्छा, इसका दूसरा हल वैसे चेक भी कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल चलो। और उसके बाद अब यहाँ पे आपने जाकर लिखा 11/09/452, अब 390548। अब यहाँ पे आके देखा आपने तो कोई करीब नहीं था, तो फिर अप्रॉक्सीमेट का नाम देखकर आपने ये कर दिया। लेकिन ये क्यों ऐसा हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए फ़र्क, हो सकता है सिंपल डिस्काउंटिंग सही पहुंच जाए। चेक कर लें ज़रा। तो 350 × 1.1 प्लस होना नहीं चाहिए वैसे फ़र्क, ये कैलकुलेटर का मसला हो सकता है। सेम आ रहा है, इसका आंसर क्या आता है? यही आंसर आ रहा है, 11/09/452। तो बस फिर अप्रॉक्सीमेट की मेहरबानी कि उसने हमें करवा दिया ये काम, राउंडिंग का ही डिफरेंस है, ठीक है। ना लिखा होता तो फिर वो उसको 390548 का लफ्ज़ लिखना पड़ता ना, मजबूरी थी उसकी फिर, ठीक है। चलें 36, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लो शुड नॉट, अब कैश फ्लो की तरफ घूम गया। दो ही चीज़ें थ्योरेटिकल यहाँ पर हैं मेन, एक इंडिकेटर्स पूछता है एमसीक्यू में, दूसरा कैश फ्लो में क्या हो क्या ना हो, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन वैल्यू इन यूज कैलकुलेशन। तो नॉट इंक्लूडेड वाले दिमाग में ज़रा पहले रिवाइज करो, दिमाग में रिवाइज करो। हमने कहा था जी उसमें कोई फाइनेंसिंग की यानी रिसीट पेमेंट ना हो, लोन का आना, लोन का वापस जाना, इंटरेस्ट का पे होना, इंटरेस्ट की रिसीट या इनकम या एक्सपेंस, उसके बाद एक्रूअल्स, चाहे वो इनकम एक्रू हुई थी वो रिसीव हो रही है, या एक्सपेंस एक्रू हुआ तो वो पे हो रहा है, वो तो मैंने कर दिया है। कोई एनहेंस या इम्प्रूव करने या कैश आउटफ्लो और उससे आने वाले एडिशनल इनफ्लो, रिस्ट्रक्चरिंग अगर आपने कमिट नहीं किया हुआ तो उसके कैश फ्लोज, और एक और भी था, चलो खैर अब जो हैं इधर देख लेते हैं। उसने कहा कौन से ना हो, कैश फ्लोज फ्रॉम डिस्पोजल ये तो होना चाहिए, इनकम टैक्स पेमेंट नहीं, कैश फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय एसिड। एक मिनट, मसला नहीं है, कैश फ्लो फ्यूचर का होता ही कौन सा है, उस एसिड से चीज़ें बनेंगी, वो बन के बिकेंगी, तो यही तो वो कैश फ्लो था जो कंटिन्यू यूज से आना था। अब इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय एसिड नहीं तो बिकना है, एसिड ने तो बिकना ही नहीं है। अब वो आप पता है परेशान किससे हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हैं, वो गालिबन चौथा सवाल था भाई, उसके अंदर उसने कहा था एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री ये अगले साल सेल होकर कैश दे रही है। तो मैंने कहा था इसका मतलब ये इन्वेंट्री बन चुकी थी और ये फ्यूचर में बिकी है, तो एसिड ने ये फ़ायदा दे लिया, इसलिए इसको मत लो। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं लिखी हो, कह रहा है फ्यूचर के कैश फ्लोज में क्या कैश फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस बाय एसिड नहीं लेना, भाई यही तो कैश फ्लो लेना होता है, और कौन सा कैश फ्लो होता है। फ्यूचर में एसिड ने चलना है
तो इन्वेंट्री यानी कि चीज़ें बननी है, वो चीज़ें बिकनी है, तो वही तो कंटिन्यू यूज से। मिसाल के तौर पे आप बस चला रहे हैं तो फ्यूचर में आपको उससे किराए आने हैं, और अगर आपने प्लांट लगाया हुआ है तो फ्यूचर में उससे क्या किराए आने नहीं, उससे चीज़ें बनेंगी, वो चीज़ें बिकेंगी, तो वही तो आपने कैश फ्लो लेना है। ये बिल्कुल ठीक है, ये तो होना चाहिए। सेंटेंस की मार है बिल्कुल। नहीं, वो तो सिंपल सी बात है, कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय एसेट। तो अब ठीक है, अब कि उसने बिल्कुल साफ सुथरा नहीं किया, लेकिन ऊपर रिक्वायरमेंट के अंदर भी तो देखो ना, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कैश फ्लोज फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री लिखना चाहिए था टू बी प्रोड्यूस्ड, बहरहाल प्रोड्यूस्ड बाय एसेट, ये फ्यूचर कैश फ्लोज में नहीं लेनी चाहिए, यही तो लेना चाहिए, और क्या लेना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद कैश फ्लो आउटफ्लोज ऑन मेंटेनेंस ऑफ एसेट, ये आउटफ्लो लेना चाहिए, ये इनफ्लो लेना चाहिए, आउटफ्लो लेना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है। पेज नंबर 390 में पॉइंट पढ़ा था, कैश इनफ्लो दैट हैव ऑलरेडी बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एसेट, तब इन्वेंट्री हमने एसेट। भाई ये जनरल जुमला है, लकीर के फकीर ना बनो, बाल की खाल ना उतारो, जनरल जुमला है। वो क्या कह रहा है, ज़रा दोबारा पढ़ो, शुरू से पढ़ना है, इसको नहीं यूँ पकड़ के बैठो, यूँ नहीं, यूँ ही पकड़ के बैठना, जुमला पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लोज शुड नॉट बी इंक्लूडेड। कैश फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय एसेट, फ्यूचर में आए, ये नहीं लेना। फ्यूचर में एसेट से प्रोड्यूस होने वाली इन्वेंट्री को सेल कर कैश आए तो नहीं लेना। तो वही लिखा हुआ है यार, सादा बात को सादा रखा करो ना। आप लोग सादा बात कहते नहीं 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 नहीं, मैंने पहले भी कहा था, सीए वाले बच्चे का बड़ा मसला है, सादा बात लिखी हो तो कहते हैं नहीं, इसमें कुछ तो बात होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी, ठीक है, कुछ तो है इसके अंदर। नहीं होता है, सादा बात सादा ही होती है। बहरहाल कोई नहीं, कंफ्यूज कर रहा है तो खैर है, माफ़ कर दो इसको, आगे चलो। कभी कभी कंफ्यूज, एक आधा नंबर खैर है, मिस भी हो जाए तो कोई बात नहीं, 100 में से एक ही गया अभी। चलें आगे, आसान था सर, ये थोड़े जाना चाहिए, नहीं जाएगा इंशाल्लाह। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर, अब टू उसने खुद बोला है। विच ऑफ द फॉलोइंग, वैसे भी लग रहा था कि एक ही है तो एक तो हो गया था, खैर चलें। विच टू ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल इंडिकेटर दैट वन और मोर एसेट्स मे बी impaired, द अनयूजुअली सिग्निफिकेंट फॉल इन मार्केट वैल्यू, एक्सटर्नल है। एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस, डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इंक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। वन भी होता तो यही होता। ये एमसीक्यू आपके लिए सही है ही नहीं, ये कैश जेनेटिक यूनिट का जुमला है। कैश जेनेटिक यूनिट उसने आपके सिलेबस से निकाला हुआ है, पहले के ज़माने में होता था कैश जेनेटिक यूनिट। आप सिलेबस को पढ़े ना, आई कभी तो पढ़ लिया, कभी तो मैंने कहा था आई की वेबसाइट पे चले जाओ, कुछ चीज़ें आपके लिए पढ़ी होती हैं, सिलेबस डाउनलोड करो, आई की स्टडी टेक्स्ट करो, ऑडिट भी करना होता है आपने कि चैप्टर पूरा हुआ है, पता नहीं हमने किया या नहीं किया जो लिखा हुआ है, तो देखना होता है ना। तो अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो उसके अंदर या आई 36 के अंदर लिखा हुआ है कि इम्पेयरमेंट और रिवर्सल, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग कैश जनरेटिंग यूनिट, तो कैश जनरेटिंग यूनिट नहीं है। बहरहाल अब ये एक हो या 10 एसेट हो बिजनेस के अंदर, आपने जब मिसाल के तौर पर मैंने जैसे कहा था कि आपने दही बनाने का फ़ैसला कर लिया कि नहीं बनाएंगे, तर्क कर दही को ना बनाने का फ़ैसला कर लिया है, तो उसके अंदर सिर्फ एक प्लांट तो नहीं हो सकता, उस एसेट से, उस ऑपरेशन से रिलेटेड और भी एसेट्स हो सकते हैं, कोई व्हीकल उनके हैं, डिलीवरी व्हीकल्स उनके हैं, कोई फोर्क लिफ्टर हैं, और कुछ 100 किस्म के एसेट्स हो सकते हैं होने को, तो ठीक है। तो बहरहाल विच ऑफ द किधर गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सटर्नल दैट वन और मोर ऑफ एंटिटीज एसेट्स, ना भी होता दैट एन एंटिटीज एसेट में बी इम्पेयर्ड, तब भी यही जवाब था। अब ठीक है, सही है। तो यार इतनी देर लग गई, हाले 34 तक पहुंचे हैं जी। अंडर आई 36, इफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, देन ये पढ़ाया भी था। एसेट इज नॉट इम्पेयर्ड, नहीं। देन रिकवरेबल अमाउंट इज वैल्यू इन यूज, हाँ। एनआरवी इज यूज, ले कैरिंग वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं यार, अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल निकल ना सके तो वैल्यू इन यूज ही उसकी। और मैंने उस वक्त ये जुमला बोला था कि अगर आपको वैल्यू इन यूज़ भी ना निकल सके सर, फिर मैंने कहा था फिर वो काहे का एसेट है जिससे आपको फ़ायदा ही नहीं आता नज़र आ रहा, वो एसेट क्या, एसेट की डेफिनेशन ही ये है कि फ्यूचर में बेनिफिट दे। तो अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल नहीं, फिर आपका वो एसेट है, तो मतलब आपको उसको इस्तेमाल करके फ़ायदा आता हुआ नज़र आ रहा होगा, तभी तो एसेट है। तो वैल्यू इन यूज़ तो होगी, ये तो होगा, ठीक है। आगे चलें, 35 33 हुए कहाँ तक, यहाँ तक। बाकी कल नहीं, अभी करके जान छुड़ाएंगे इससे, हाँ बाकी कल कर लें, कल संडे है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूचर कैश फ्लो शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। अब ये अब आईकेप वाले पास पेपर आई थिंक खत्म हो गया, अब ये आईकेप क्वेश्चन बैंक वाले शुरू हो गए।
तो कैश फ्लो ऑफ मेंटेनिंग एसेट ये तो इंक्लूड, अच्छा जब नॉट आ जाए ना तो नॉट को छुपा के पढ़ लिया करो, इजी रहता। बहरहाल अगर आप ये इस तरह ना छुपाना जैसे मैंने छुपाया, फिर बाद में निकलेगा ही नहीं, ठीक है। कौन से फ्यूचर कैश फ्लोज इंक्लूड करने हैं? कैश फ्लोज ऑन मेंटेनिंग एसेट परफॉर्मेंस, मेंटेनेंस करने हैं। कैश फ्लो ऑन एनहेंसिंग, नहीं ये नहीं करने। कैश फ्लो फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज करने हैं। कैश फ्लो फ्रॉम डिस्पोजल करने हैं। अब ये 3 करने हैं, एक नहीं करना। उसने क्या कहा था, कौन सा इंक्लूड नहीं करना? ने कहा जी बी, ठीक है। तो इस तरह से कर लिया करो अगर समझ ना आ रही हो तो, क्योंकि आपको जो इंक्लूड करना है वो याद होते हैं ना लिस्ट में, ठीक है। तो उसमें से कोई एक निकालना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं। 32, व्हेन कैलकुलेटिंग एस्टीमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंक्लूडेड? कैश आउटफ्लो ऑन मेंटेनेंस शुड नॉट बी इंक्लूडेड कह रहा है, तो ये तो इंक्लूड करते हैं, ये इंक्लूड करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेंट्री प्रोड्यूस्ड बाय एसिड, ये भी करते हैं, यही तो करते हैं। और बेनिफिट फ्रॉम फ्यूचर, ये नहीं करना, ठीक है। तो कौन सा, उसने क्या कहा था, नहीं, तो डी। अब यहाँ पे फिर वही वाला मामला आ गया। तो बात यह ना कि उसने वो स्पेसिफिकली कहा था उस सवाल के अंदर कि हम 19 में खड़े हैं और 20 के कैश फ्लो में एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का कैश इनफ्लो पड़ा है। तो हमने कहा था ये तो 19 में बन चुकी थी, तो इसलिए। वरना तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जब भी ये बात दिखी थी, इसका ये मतलब होता है 19 में खड़े हैं तो फ्यूचर में एसिड चलेगा। अगर वो प्लांट लगा हुआ है आपका तो उसने क्या, वो खुद चल पड़ना है, वो तो उसने अपनी जगह पे रहेगा, उसने प्रोड्यूस करनी है चीज़ें। सर जी वो उसमें सवारियाँ बैठेंगी प्लांट पे हमारे, सवारियाँ नहीं बैठेंगी, फ्यूचर में वो चीज़ें बनाएगा, वो चीज़ें बेचेंगे। तो यही होता है इन्वेंट्री का मतलब, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर देखते हैं ना, अभी तो नहीं ना लिखा हो एग्जिस्टिंग। अगर लिखा होता तो वो करते जो किया है, फिर जुमला पूरा होता ना। अगर के साथ बहुत सारी चीज़ें और भी उसको बतानी पड़ेंगी। हम कहाँ खड़े हैं, ये किस साल में खड़े हैं, ये एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री का कैश फ्लो किस साल में आया, तो फिर ये सवाल तो नहीं है ना। फिर सवाल तो आपके सामने, आप जाके चौथा सवाल देखें, उसमें जो है वो है एग्जिस्टिंग इन्वेंट्री को हमने एक्सक्लूड क्यों किया 19 में खड़े होकर 20 वाले कैश फ्लो से, वो वहाँ पर पता लग रहा है। उसके साथ 7600 और बातें भी हैं। यहाँ पर तो सादा बात है कि इन्वेंट्री ही, प्लांट ने चलना है तो इन्वेंट्री मतलब आइटम्स फॉर सेल वही बनाने, तो उसका कैश फ्लो तो लेना ही लेना है हमने। ओके, गॉट इट। चलिए, अच्छा जी, ओके कि नोके, ओके के सोखे, सोखे सोखे हैं ये, ओके तो नहीं है। आप कह रहे हैं ओके 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 ओके, सारे ओके ओके लिख दिए आप, सारे तो सोखे सोखे थे। इफ द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑफ एन एसेट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, द रिकवरेबल अमाउंट इज इट्स वैल्यू इन यूज। अब क्या आगे जाना, ओए होए जल्दी करो यार, छेती करो यार, मुकाओ यार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड एज, उन्होंने कहा कॉस्ट टू सेल को ना भूलना। अभी तक आई कैप ने नहीं पूछा, लेकिन मतलब आपने पास पेपर में नहीं पूछा, लेकिन आई कैप के क्वेश्चन बैंक में पड़ा है, तो आपकी दफा में आ सकता है। अब कॉस्ट टू सेल दिमाग में लाओ, नहीं बोलो ना, क्या क्या आता था उसमें, लीगल कॉस्ट, ट्रांसफर टैक्सेस, कॉस्ट ऑफ रिमूविंग एसेट, और सारे वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चे जो एसेट को सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए जरूरी है, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ डिसमेंटल, यस। स्टैंडर्ड वेजेस, स्टैंडर्ड वेजेस ये नाम ही नहीं पड़ा था। स्टैंडर्ड वेजेस कहते हैं मंथली सैलरीज वगैरह, ठीक है। ऑक्शनियर फीस बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन चूंकि वो बात कर रहा है कॉस्ट टू सेल की, तो इसलिए मैं इसको भी ले लेता हूँ। बस लिखना चाहिए था ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फॉर मशीन या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट टू कस्टमर फॉर मशीन होना चाहिए था। बहरहाल आई कैप के जो क्वेश्चन बैंक वाले एमसीक्यूज हैं, थोड़ी बहुत उसमें कमी कुताही होती है, खैर है कोई बात नहीं, परेशान ना हो। इस मौके पे ऐसे ही किया करें जैसे मैं करता हूँ, जो फर्स्ट आपके दिमाग के अंदर थॉट आती है वो ठीक होती है, नॉर्मल बात समझा करें उसको, कोई ऐसी उसमें नॉर्मलिटी होती नहीं है, कोई बिटवीन द लाइंस कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो सिंपल रखा करें इसको, अगर ऐसा कभी हो जाए तो कौन सी नॉट परमिटेड है? बाकी सब परमिटेड है, ठीक है। ऑक्शनियर कहते हैं आपने अपनी बस बेचने गए, आप वहाँ पे जो है ना वो बोलियां लगाने वाला एक बंदा खड़ा था, उसने कहा था अच्छी बिकवा देता हूँ लेकिन 1% मेरा कमीशन। किसने पूछा? हाँ कमीशन, ठीक है, बात समझ आई है। ऑक्शन बोली लग रही है, तो वो बोली लगवाने वाले खड़े होते हैं वहाँ पे, वो आपको अच्छा बिकवा देंगे ऐसे उकसा के मजमे को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, लाख रुपए, हाँ जी लाख रुपए जी, चौधरी साहब लाख रुपए, गुजर ने लाख रुपए लगा दिया, 1,10,000, ठीक है। वो कर करा के उसने आपका जरा एसिड महंगा बिकवा देना, क्योंकि उसका भी अपना कमीशन है बीच में 5, ठीक है। बात समझ आई। ऑक्शनियर। नेक्स्ट 29 अंडर IS 36 व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट? लोअर ऑफ इस कॉस्ट
हायर ऑफ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट वैल्यू, ये सही है। लोअर ऑफ नेट, लोअर ऑफ, चलो जल्दी जल्दी 28, बस मुक गया 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल इंडिकेशन? फिजिकल डैमेज एक्सटर्नल है, ਤੁਹਾਡਾ कसूर है। वर्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं यार, आपका अंदाज़ा, एक्सपेक्टेशन आपकी थी, उसकी परफॉर्मेंस ये। एसेट इज पार्ट ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम, रिस्ट्रक्चरिंग आपका फैसला, तो एक्सटर्नल। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल इंडिकेशन? डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू, डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू से आपको ये वैसे बेसिकली ना रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट की निशानी है डिक्लाइन, क्योंकि डिक्लाइन होने से, रेट कम होने से वैल्यू यूज बढ़ती है। बहरहाल इंडिकेशन जो है एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है, ठीक है। जो जिसकी भी इंडिकेशन है ये एक्सटर्नल है, इंटरनल नहीं है। उसने इंटरनल का कहा था, तो ये तो नहीं। वर्स इकोनॉमिक, इंटरेस्ट रेट, टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी की वजह से होने वाली ऑब्सोलेसेंस, टेक्नोलॉजी बदल गई, ठीक है भाई। सिर्फ क्या है, वर्स्ट इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देन एक्सपेक्टेड, क्या है ये इंटरनल है, ठीक है। 26, when the recoverable amount is less than its carrying value, statement of financial position, the asset is, जब रिकवरेबल अमाउंट एसेट की बुक वैल्यू से कम हो तो इट इज रीवैल्यू डेफिसिट, इट इज इन नेगेटिव इक्विटी। चेक करो, एसेट इज इन रीवैल्यू डेफिसिट, अजीब अजीब नाम। इन नेगेटिव इक्विटी पहले कभी सुने ही नहीं। फ्लॉड, इम्पेयर्ड, दूर से पता लग रहा है कि सही क्या है जी। फ्लॉड जैसे, चलो छोड़ो, फ्लॉड मतलब कमियां कोताहियाँ होती हैं, गड़बड़ें होती हैं, खराबियां होती हैं, ठीक है। फ्लॉज हैं उसके अंदर। मैं कहने लगा था जैसे मेरे अंदर बहुत सारे फ्लॉज हैं, ठीक है। ऐसे ही हर कोई अपने आप को देखे, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ फ्लॉज है जी। 25, इन मयरिंग वैल्यू एंड यूज, डिस्काउंट रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो शुड बी द प्री टैक्स, ये तो होना चाहिए। बेटा अगर रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग वैल्यू से कम हो तो ऐसी कोई चीज़ वैसे हमने कभी सुनी है? बस फिर वैसे तो इसका मतलब की ज़रूरत ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, रीवैल्यूएशन डेफिसिट का मतलब होता है जब आपका एसेट, आपकी वो जो फेयर वैल्यू है वो आपकी बुक वैल्यू से कम आई हो, रीवैल्यूएशन लॉस आया हो, उसको डेफिसिट कहते हैं। ये असल में वो समझाया जो बात लिखी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़रूरत नहीं थी इसको सोचने की भी, काम चलाया करो अपना। बहरहाल ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लिया आपने। रीवैल्यूएशन लॉस, रीवैल्यूएशन डेफिसिट, डेफिसिट लॉस, ठीक है। आगे बढ़ो। मैं साथ साथ वो भी तरीका बताता हूँ कि जो हर जगह चल जाएगा, फिर कोई बात नहीं, बता भी देता होता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं ये भी काम करूँ, ज़्यादा ना सोचा करो, बहुत ज़्यादा ना सोचा करो। जो चीज़ में ज़्यादा सोचना है उसमें सोचवाऊँगा खुद। एक सादा बात को सादा रखा करो, ये बहुत बड़ा अब अगला मसला शुरू हो चुका है ना। मतलब मैं आपको हर स्टेज के ऊपर कुछ ना कुछ ये मसले मसाइल सबसे पहला मसला क्या था? कैपिटल ए स्मॉल ए, फुल स्टॉप लगाएं ना लगाएं, राउंडिंग, इन चीज़ों से अब निकल आए आहिस्ता आहिस्ता। अब इस पे चल रहे हैं, इंशाल्लाह ये भी कुछ अरसे में और सेटल डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको नज़र आने लग जाएगा मुश्किल चीज़ें जो होती हैं वो नज़र आ रही होती है, मुश्किल है जो प्रॉब्लम वाली चीज़ों की वो नज़र आएगी। तो सादा चीज़ को सादा रखना, ये थोड़ा सा टाइम अभी इसमें भी लगेगा, 10-15 लेक्चर 20 लेक्चर फिर और बेहतर हो जाएंगे इसमें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। पर्चे तक हमने ये सारी चीज़ें बेहतर करनी है, वरना पर्चे में खाम खा के मुसीबत, हम खाम खा के मुसीबतें गले में डाली होती हैं। सादा बात को सादा नहीं ले रहे होते, ठीक है। ज़िंदगी में सुकून लेकर आएँ, डरना छोड़ दें, ठीक है। आज कैप है, आज कैप के पर्चे में इतनी सादा बात हो ही नहीं सकता, नहीं ऐसा ना किया करें, ठीक है। रिलैक्स रहा करें। इन मयरिंग वैल्यू एंड यूज, डिस्काउंट रेट यूज फॉर डिस्काउंटिंग कैश फ्लो शुड बी प्री टैक्स, होना चाहिए। रिफ्लेक्ट मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट, मुझे तो यही सही लग रहा है कि वो प्री टैक्स भी होगा और मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू की बताया और रिस्क स्पेसिफिक टू, मुझे तो यही लग रहा है। एंड पे मैंने यही बात की थी, चलो बाकी भी पढ़ लेते हैं, मुझे ये सही लग रहा है वैसे। प्री टैक्स हो, मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मार्केट असेसमेंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की हो और रिस्क स्पेसिफिक टू एंटिटीज कंपेयर। पोस्ट टैक्स प्री टैक्स हो, मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, देखो पोस्ट टैक्स मैंने आगे पढ़ा ही नहीं, क्यों पढ़ूं भाई? जब मुझे डिस्काउंट रेट यूज करना है वो करना ही प्री टैक्स है, तो पोस्ट टैक्स लिख के आगे जो मर्जी लिख दे, आगे कसम उठा लेके जाइए, मैं कहूँगा भाई नहीं, खाली कोई नहीं, आगे नहीं जाना, मैंने नहीं जाना आगे, बस दैट्स इट। पोस्ट टैक्स नहीं, प्री टैक्स हो, रिफ्लेक्ट कर एंटिटीज असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक मिनट, ये दो तो गलत हो गए। अब इनमें क्या मसला है? एक ये है और दूसरा ये। अब दोबारा पढ़ें, ये बिल्कुल सेम टू सेम हो गया। अब मुझे ज़रा खतरा पड़ गया, मैं आराम से पढ़ूंगा। प्री टैक्स रेट हो दैट रिफ्लेक्ट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट, और इधर कहता है
प्री टैक्स हो दैट रिफ्लेक्ट्स, अच्छा अपने खुद ही अंदाजे बैठ के लगा रहे हो तुम, हैं तुम्हारा अंदाजा ये, अच्छा तुम्हारा अंदाजा, मार्केट के अंदाजे की बात करो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने इंटरेस्ट रेट मार्केट का लेना होता है, महंगाई के सस्ताई के हिसाब से, ठीक है। तो मार्केट असेसमेंट होती है, जाकर पढ़ लो अगर देखना चाहो तो, वहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे हमने वो कौन से कैश फ्लोज लेने हैं कौन से नहीं लेने हैं, उसके नीचे एंड पे एक टेबल लिखा हुआ था, उस टेबल के अंदर देखा आ रहा हूँ। तुम लोग कुछ ना करना, तुम लोग कुछ ना करना। ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट बाय अप्लाइंग सुटेबल डिस्काउंट रेट, द डिस्काउंट रेट मस्ट बी प्री टैक्स, मस्ट बी, और यार आजा यार, किधर यार, यार क्या करते हो यार, प्लीज अब ना जाना प्लीज, मैं पढ़ाने लगा हूं बच्चों को। मस्ट बी अ प्री टैक्स रेट दैट रिफ्लेक्ट्स करंट मार्केट असेसमेंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क स्पेसिफिक टू एसेट, पढ़ाया था, ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी तो इब्तदा तो नहीं थोड़ी सी, लेकिन दरमियान में भी नहीं आए इश्क की, इब्तदा इश्क तो नहीं है, 35 लेक्चर हो गए ना, लेकिन फिर भी तो बहुत सफ़र बाकी। इसको ओके नहीं किया आपने, ओके नहीं लिखा आपने, ओके हैं सारे ही ओके हैं, तो भाई ये फिर कौन सा सही निकला है? अच्छा ये आंसर देखकर पता चला था? कितने बच्चों ने इसको सही दोनों में जाकर देखा और फिर मार्केट को सिलेक्ट किया? हाथ खड़ा करें। अच्छा कितने बच्चों ने पहले ही टिक करे था, अगले पढ़े ही नहीं, वो हाथ खड़ा करें। कितने बच्चों का ये सही नहीं हुआ था, वो हाथ खड़ा करें। कितनों का पहली बार सही हुआ था? तो ये मुझे बता नहीं रहे कि इन्होंने क्या किया था। डी लगाया था तुमने, चलो गलत भी, गुड 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 गुड। ये अच्छा हुआ कि गलती यहीं पे होगी बेटा, परिचय में होती तो नुकसान हो जाता। जो गलतियाँ हो जाए हमसे यहीं पे हो जाएं, यहाँ वाले टेस्ट में हो जाएं, यहाँ वाली क्लास में हो जाएं, मैं पूछूं जवाब देते हो जाएं, वारे में है, ठीक है। यहाँ फेल होना है हो लें टेस्टों के अंदर, वारे में है, आई कैप में नहीं होना, ठीक है ना। वहाँ तक जाते जाते हमने बस किसी भी तरह से आधे से ज़्यादा नंबर लेने हैं। हाँ जैसे क़यामत में अल्लाह ऐलान फरमाएंगे ना कि जिसकी नेकियां गुनाहों से बढ़ गई, मतलब वहाँ पे भी पासिंग मार्क्स 50% है। मेरे जैसे को गुजारा चल जाएगा, गलतियाँ होगी तो कुछ नेकियां भी होगी तो चल जाता है, फिर 50% से ऊपर जाना है। तो ये इस तरह का बंदा कहाँ से लाए जिससे कोई गुनाह होता ही नहीं है? तो कोई बात नहीं, बस तौबा करते रहें, अल्लाह से डरते रहें, और प्रैक्टिस तो हो ही रही है, आधे से ज़्यादा नंबर लेने हैं, वहाँ पर भी आधे से ज़्यादा नंबर। तो कोई भी नेकी इसलिए छोटी ना समझना कभी ज़िंदगी में, नेकी नहीं छोटी होती। Which of the following element is not considered while computing value? जी बेटा नहीं समझ आई? नहीं 23 भी था, 24 भी था, ऐसे कैसे? ये दो अब हम पहले कर लेते हैं आपसे। एक्सपेक्टेशन, अच्छा क्या चीज़ नहीं कंसिडर करनी वैल्यू यूज निकालते हुए? एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट, टाइमिंग ऑफ, ये वो जो 3-4 लाइनें थी फजूल सी, लेकिन आप कॉमन सेंस यूज करें तब भी आपको पता लगेगा। क्या कह रहा है? वैल्यू एंड यूज की कैलकुलेशन में क्या चीज़ नहीं कंसिडर करनी? एक्सपेक्टेशन अबाउट पॉसिबल वेरिएशन इन अमाउंट और टाइमिंग ऑफ दोस फ्यूचर, क्या है? ये तो कंसिडर करनी है, ये तो करनी है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंटेड बाय करंट मार्केट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ये भी करनी है। प्राइस फॉर बियरिंग अनसर्टेनिटी इनहेरेंट इन एसेट, एस्टिमेट, और उसने इतने दूर से ऐसा लिखा हुआ है कि दूर से ही पता लग रहा है कि ये नहीं करना होता। और आखिरी है वैल्यू इन यूज इज अनडिस्काउंटेड, नहीं यार आगे क्या जाना, अब आगे क्यों जाऊं मैं? वैल्यू इन यूज तो डिस्काउंटेड है, प्रेजेंट वैल्यू तो अनडिस्काउंटेड, तो आगे मैं नहीं पढ़ रहा, अनडिस्काउंट है, नहीं मैं नहीं पढ़ रहा। हाँ अब यहाँ से पढ़ते हैं। नहीं समझ आइए मैंने क्या बोला? पहले दो क्यों नहीं पढ़े? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू मीन्स डिस्काउंटेड वैल्यू, वो अनडिस्काउंट लिख के तो मैं आगे पढ़ूं? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों पढ़ूं आगे? वैल्यू न्यूज में तो अनडिस्काउंटेड तो हो नहीं सकता ना। आगे चलो, हाँ यहाँ से पढ़ते हैं। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड टू अराइज फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एसेट एंड फ्रॉम इट्स डिस्पोजल एट द एंड ऑफ लाइफ। थोड़ी सी बात कम लग रही है, लेकिन अगर अगले में इतनी भी ना हुई तो फिर यही सही है। थोड़ी सी बात यूँ कम लग रही है कि उसने अलग अलग नहीं बताया, फ्यूचर कैश फ्लोज उसने बोल दिया कंटिन्यू यूज के, तो इसमें इनफ्लोज भी होंगे और आउटफ्लोज भी होंगे, लेकिन अगला पढ़ लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है या वो सही लग रहा है फिलहाल। डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश, यहीं से पता लग गया भाई तुम भी गलत हो, तुम तो हो ही दोनों गलत और तुम ही सही हो, यूफोन तुम ही तो हो। गद्दा लेकर आए हैं, गद्दा
एक पहले स्टार लगा करता था, वो गधा लेकर आ जाते हैं, कहते हैं भाई आप नहीं बोला था गधा। ज़बरदस्त वैसे स्टार होते हैं उनके, है ना, तुम्हारे फ़ोन पे आवाज़ सही नहीं आई, तुमने गधा बोला था, मैं गधा लेकर। अब 22 तक आपने कल कर लेंगे। वैसे किसी ने पूरे कर दिए हो जोश में आके, जुनून में आके, हैं? कोई नहीं है सर। आप जी बिल्कुल, आपके सर, आप यू नेम इट, और हर वो सुस्ती हम में पाई जाती है, आप ना समझे ऐसा कुछ भी होता है। इतना भी चलें जी। अब फिर आज मेरे ख्याल में रिवर्सल की तरफ अब चलते हैं। अच्छा ज़रा देख लें, अब थोड़ा सा ना एक दफ़ा ज़रा गो थ्रू कर लें, थोड़ा सा ऐसे ही गो थ्रू कर लें। ये आपने पढ़ना है, ठीक है, ये रीड ऑनली करना है। कैरिंग अमाउंट क्या होती है, रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, फेयर वैल्यू क्या होती है, वैल्यू इन यूज़ क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस क्या है, कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल क्या है, ये डेफिनेशन एक बार जस्ट मैंने ऊपर लिखा है रीड ऑनली, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई भी हैं, और वो याद करनी नहीं है, याद रखनी है। उसमें फ्यूचर कैश फ्लोज में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी ज़रूरी है और आपके MCQs के लिए भी। इंटरेस्ट रेट डिस्काउंटिंग के लिए कौन सा यूज़ करना है, ये आपके लिए न्यूमेरिकली भी बहुत ज़रूरी है और MCQs में भी। फिर इंडिकेटर्स एक्सटर्नल और इंटरनल, ये आपके MCQs के लिए ज़रूरी है, तो वो चीज़ें हम सिर्फ याद रखेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद ये एग्जांपल्स हैं, अब आप कर लीजिएगा। किसी बच्चे ने कर दी हो वैसे खुद से ही, किसी ने कहा चलो मैं कर ही देता हूँ, हैं? लाइन के बैगर्स, हाँ, हाइब्रिड में कोई है खुद ही कर दी हूँ, खुद एक भी बच्चा नहीं है। हो सकता है आज ज़रा अटेंडेंस कम है, गुड, अटेंडेंस कम है, तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों ना, आप लोग ना देखो, नज़र लगाओगे, मैंने देख लिया जिसको देखना था, ठीक है ना, उधर ना मुड़ के देखा करो, या फिर माशाल्लाह बोल दो। स्कोप, IS 36 का स्कोप कहते हैं कि किस किस चीज़ पर ये लगेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये पैरा हुआ करता है हमेशा, तो इसको ज़रा पढ़ा दूँ। IS 36 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू वेरियस एसेट्स। अच्छा, कहता है IS 36 कुछ एसेट्स पर नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि उसके अपने स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल, इन्वेंट्रीज़ के ऊपर IS 36 नहीं लगता, क्योंकि IS 2 खुद ही इसको इंश्योर करता है कि वो अपनी बुक वैल्यू से, यानी कॉस्ट, इन्वेंट्री की बुक वैल्यू क्या होती है, उसकी कॉस्ट होती है, उसमें डेफिसिट तो होना नहीं होता, तो कॉस्ट से ऊपर ना जाने पाए, उसका रूल क्या है, इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। तो कह रहा है कुछ स्टैंडर्ड्स, कुछ एसेट्स पे IS 36 क्यों नहीं लगता, क्योंकि IFRS एप्लीकेबल टू दोज एसेट्स हैव मैकेनिज्म टू एंश्योर दैट रेलेवेंट एसेट इज नॉट ओवरस्टेटेड। उनका अपना मैकेनिज्म मौजूद है जो उन एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं होने देता, जैसे इन्वेंट्री है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रख लें, तो फेयर वैल्यू मॉडल वाला आपको फेयर वैल्यू पर ही रखवा रहा होगा। अच्छा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी कॉस्ट मॉडल है, जैसे यहाँ पे है, तो उसके अंदर सेम मैकेनिज्म है, उस पर फिर लगेगा। IS 36 उस पर लगता है, किस पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो कॉस्ट मॉडल पे। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, उसमें फेयर वैल्यू मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल क्या है, इसके लिए देखते रहिए जियो न्यूज़। तो रिज़ल्ट के बाद तो मेरा इरादा है, मतलब ट्यूसडे से हम एक्रूअल स्टार्ट करेंगे। एक्रूअल के बगैर आपने चल नहीं सकना, मैं बता रहा हूँ। एक्रूअल आपका इंट्रो का टॉपिक है, मुझे पता है, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं चल पाता। आपने एक्रूअल करना है तो आपने IS 23 कर सकना है, आपने IS 20 कर सकना है, आपने करेक्शन ऑफ एरर कर सकना है, आपने IS 7 कैश फ्लो, NPO, ये सारे टॉपिक्स में एक्रूअल के एडजस्टमेंट। यानी अगर IS 16 आलू है तो फिर एक्रूअल भी मटर से कम नहीं है, वो भी काफ़ी चीज़ों में हैं जी, आलू के साथ भी मटर चल जाते हैं, कीमे के साथ भी चल जाते हैं, तो वो भी इसी तरह का एक टॉपिक है जो हर जगह घुसा होगा। उस पर मैं तकरीबन 2 से ढाई दिन लगाता हूँ FAR 1 में, और उसके फ़ौरन बाद फिर IS 23 स्टार्ट करेंगे, तो तकरीबन को 10 से दिन IS 23, यानी कि मिलाकर को पैकेज कोई ये 2 वीक्स के अंदर चलेगा, जिसमें एक्रूअल IS 23 हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करेंगे। हो सकता है मैं ट्यूसडे को आके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुरू कर दूं, ये भी हो सकता है, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर शुरू हुआ तो उसको पढ़ने में तो शायद 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, लेकिन आपने देखा उसके बहुत सारे सवाल हैं, तो वो सब ऑन हो जाते हैं।
तो वो फिर सवाल करते करते कोई 6, 7, 8 दिन हमें लग ही जाते हैं। IAS 40 के साथ IAS 16 चल पड़ता है ना फिर। तो बहरहाल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जब पढ़ेंगे ये समझ आ जाएगा। बात बताने का मकसद ये था। तो IAS 36 नहीं लगता इन्वेंट्रीज पे, नहीं लगता इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो, लेकिन लगता है IAS 16 पे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कॉस्ट मॉडल पे और इंटेंजिबल्स पे। ठीक है, आगे जी कहता है IAS 36 डज नॉट रिक्वायर टू टेस्ट एवरी एसेट फॉर इम्पेयरमेंट इन ईच पीरियड। हर साल में वो कहता है इसको इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ यूजुअली नॉट प्रैक्टिकल टू डिटरमिन रिकवरेबल अमाउंट फॉर ऑफ एवरी एसेट ड्यू टू टाइम एंड कॉस्ट कंस्ट्रेंट। कहता है ये कोई अच्छी चीज़ तो होती है अगर ऐसा होता तो, लेकिन ये बहुत एक मतलब हेक्टिक काम है। अब रिकवरेबल अमाउंट निकालना, आपको तो डेटा दिया हुआ है तो आपको मुसीबत पड़ी होती है, ये कैश फ्लो लें, ये ना लें, ये रेट हो, फिर ये हो और वो हो। अब जिसने कैश फ्लो बैठकर एस्टीमेट लगा के इकट्ठे करने, ठीक है, जिसने ये सारी चीज़ें एस्टीमेट लगानी है, उसके ऊपर देखो क्या सूरत क्या बीत रही होगी उस पर। तो कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है। तो आप बंदा हायर करें, एक प्रोफेशनल हायर करें, वो कैश फ्लो उसको अलग पैसे दें, वो कैश फ्लो आपको एस्टीमेट करके दे, कोई और जो है वो मिसाल के तौर पे प्रोफेशनल हो, फिर आप अपनी वैल्यू एंड यूज़ हर दफ़ा निकाल रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है। IAS 36 कहता है कि हर साल ना करें। हाँ, एसेट एंटिटी शैल असेस द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड के कोई इंडिकेशन तो नहीं है, इतना ज़रूर कर लो। इम्पेयरमेंट टेस्ट ना लगाओ हर दफ़ा, लेकिन हर पीरियड एंड पे इंडिकेटर्स को ज़रूर देख लो। इतना तो कर सकते हो ना, सिर्फ एक नज़र दौड़ा लो, कोई इंडिकेशन तो नहीं है इम्पेयरमेंट की, नहीं है तो चलने दो, अगर है तो फिर इम्पेयरमेंट टेस्ट की तरफ जाओ। That asset may have been impaired. If any such indication exists, entity shall estimate recoverable amount of the asset. Where there is no indication of impairment, there is no further action need to be taken. ठीक है? When recoverable amount less than carrying value of asset, entity should reduce assets carrying out recoverable amount, the amount by which value. तो ये वो MCQ के अंदर भी आया हुआ था कि जब recoverable amount less than हो carrying value, तो क्या करो, entity अपने asset किस पर ले जाए। तो ये MCQ अभी करके आ रहे हैं, ये यहीं से MCQs बनते हैं, पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया था पहले ही कि चाहे इंडिकेटर हो या ना हो, 3 ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको आपने सालाना इम्पेयरमेंट टेस्टिंग से गुजारना है। इंटेंजिबल अंडर इन प्रोग्रेस, अंडर कंस्ट्रक्शन ज़रा अच्छा नहीं लगता इंटेंजिबल के लिए। इंटेंजिबल इन प्रोग्रेस बन रहा है, गुडविल। इंटेंजिबल जिसकी डेफिनेट लाइफ ना हो, इनडेफिनेट लाइफ हो, पता ही नहीं कितना अरसा फ़ायदा देगा। आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस रिवाइज्ड और रिवर्सल अभी पढ़ा नहीं है मैंने, या आज शुरू करना है। आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन ब्रैकेट में, ठीक है, आपको क्या पता अमोर्टाइजेशन क्या होती है। डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर फॉर द एसेट शैल बी एडजस्टेड इन फ्यूचर पीरियड्स टू एलोकेट एसेट्स रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट लेस इट्स रेजुअल वैल्यू इफ एनी ऑन अ सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स। तो यही मैं करवा रहा था आपको कि आफ्टर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट लॉस एसेट रिवाइज्ड कैरिंग वैल्यू और रिमेनिंग लाइफ यूज हुआ करती है। तो ये सारी बातें आपको पहले से ही पता थी। ठीक है जी, बस मैं ये आमिर भाई इनको बता लूँ कि इनका ये होमवर्क है। ठीक है जी, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर भी रीड ऑनली ही, लेकिन रीड ऑनली इंपॉर्टेंट का मतलब क्या होता है, ये जब कभी आपने इधर आना है आपने इसको लाजमी पढ़ना है और ये पॉइंट्स मेमोराइज करने हैं। ठीक है, बल्कि मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, सीट इसमें जो है ना हाईलाइटेड को CTM कर लेना है। ठीक है, हाईलाइटेड को CTM कमिट टू मेमोरी, रट्टा लगा लेना है। ठीक है, सिर्फ हाईलाइटेड को, ओके। और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, याद करना नहीं है, याद रखना है। फ़र्क है दोनों में। याद रखने का मतलब ये है बस ऐसे ही दिमाग के अंदर हो, जैसे ये इस चेंजेस इन टेक्नोलॉजी हो जाए, मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो नेट एसिड से कम हो जाए, इस तरह से बस याद रखना है, रट्टे नहीं लगाने बैठ जाए। ठीक है ना, तो ये CTM मैंने क्या कहा, हाईलाइटेड को CTM कर लो। उसके बाद मेजरिंग रिकवर अमाउंट में रिकवर अमाउंट क्या होती है, फेयर वैल्यू क्या होती है, कॉस्ट टू सेल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने CTM कर लेना है। उसके बाद वैल्यू एंड यूज़ रीड ऑनली करना था। ये फ्यूचर कैश फ्लोज वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने CTM करना है। लेकिन अगेन क्या चीज़, सिर्फ हाईलाइटेड को जैसे कहा है, याद कमिट टू मेमोरी रट्टा लगाना मैंने लिख दिया है ताकि आपको लगे इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या क्या याद रखना है वो मैंने बता दिया है। ठीक है ना, रट्टे ना लगाने बैठ जाना। ये कोई लॉ का पर्चा या थ्योरेटिकल पेपर नहीं है कि आपने वो रिप्रोडक्शन करनी है, बस आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज़ है इसके अंदर। ठीक है जी, एग्जाम्पल 5 और 6 होमवर्क में दी थी, क्लास वर्क में कर ली थी बल्कि, और
अकाउंटिंग फॉर इम्पेयरमेंट को रीड ऑनली कर लें। लेकिन इसमें देखें एक मेथड 2 आ रहा है, ये फिर कभी ज़िंदगी रही तो आखिरी क्लास वैसे मैं करवाता होता हूँ, ये सिर्फ इसलिए करवा देता होता हूँ कि चूँकि ये किताब में लिखा हुआ है, आपने इसको पढ़ना भी नहीं है, पढ़ेंगे तो फिर इंतज़ामिया ज़िम्मेदार नहीं होगी, आप अपने नुकसान के ज़िम्मेदार खुद होंगे अगर आपकी कोई चीज़ मिक्स हो गई तो। ठीक है, मुझसे ना पूछना आके। तो इसका मतलब अभी तक जो पढ़ाया वह वही है कि अगर आपका एसेट कॉस्ट मॉडल पर है तो इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट होगा। और अगर आपका एसेट रीवैल्यूएशन मॉडल पर है तो इम्पेयरमेंट लॉस पहले ओसीआई यानी कि सरप्लस को देखेंगे, हिट करेगा ओसीआई, बच जाएगा तो पीएनएल में, और एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ठीक है, तो ये वाली बातें आपको पता हैं, बस यहाँ लिखी हुई थी। ठीक है, एग्जाम्पल 7 आपका होमवर्क है, लेकिन होमवर्क है ज़रूर, इसमें आपने ये इंश्योर करना है कि ऐसी कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, अल्टरनेट मेथड कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती दुनिया में, बस कह दिया ना भी फ़िलहाल, तो बस मेहरबानी आप लोगों की, आप है ना इस पर ज़रा थोड़ा सा अमल कर लीजिएगा। वक्त आने पे ये मैं बता दूंगा, आखिरी क्लास में नॉर्मली बताता हूँ कि ये भी एक काम है यार, देख लो, है बहुत आसान। असल में ना जैसे एलिमिनेशन मेथड में रीवैल्यूएशन नहीं करते आप, बिल्कुल वैसा ही ये काम है, तो मिक्स हो जाना है, ऐसे ही गड़बड़ हो जानी, इसलिए फ़िलहाल छोड़ो, फिर देख लेता हूँ मैं, किसी वक्त करा दूंगा जब दिल करेगा। तो अगेन एग्जाम्पल 8 भी आपका होमवर्क है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज आपने करनी है, सिर्फ एक दफ़ा पढ़ना है, इसको सवाल करने नहीं बैठ जाना, ये पढ़ने वाले सवाल होते हैं। तो इसमें भी अल्टरनेट को आपने क्या करना है जी, इग्नोर। ठीक है जी, ये क्या होता है, ये मैंने जब बताया नहीं तो होता ही नहीं, समझो। एग्जाम्पल 9 आपका होमवर्क। ठीक है जी, ज़रा मैं अल्टरनेट को ढूंढ लूँ और मैं उसका कला कमा कर दूँ। चलें जी, अब यहाँ से हमने शुरू करना है रिवर्सल। ठीक है जी, पार्ट 2 स्टार्ट कर।